पंजाब की सियासत से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के अंदरूनी कलह के बीच आज फिर हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में शुरू हुई है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के आवास पर बैठक हो रही है। पंजाब के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा वेणुगोपाल के आवास पर पहुंचे हैं। वेणुगोपाल के आवास पर पंजाब के प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल भी पहुंचे हुए हैं। भूपेश बघेल 5 दिन के दौरे के बाद अपनी रिपोर्ट लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। उसी रिपोर्ट पर चर्चा होगी। कल भी दिल्ली में एक बैठक हुई है। पंजाब कांग्रेस में चल रही गुटबाजी के बीच पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थक नेताओं ने यह पोस्टर प्रचार अपने सोशल मीडिया पर चला दिया है और इसमें लिखा गया है, सारा पंजाब चन्नी नाल। चन्नी गुट द्वारा अमरिंदर सिंह राजावड़िंग को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाने के लिए दबाव बनाने के लिए इस नारे के साथ पोस्टर साझा किए जा रहे हैं। चन्नी गुट के नेताओं की तरफ से ये देखिए, पंजाबी में लिखा हुआ है, सारा पंजाब चन्नी नाल, मतलब सारा पंजाब चन्नी के साथ। चन्नी गुट चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की मांग कर रहा है। चन्नी गुट से पूर्व मंत्री भारत भूषण आशू और पूर्व पंजाब यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बरिंदर सिंह ढिल्लों ने अपने सोशल मीडिया पर यह नारा लिखते हुए पोस्टर साझा किए हैं, सारा पंजाब चन्नी नाल। सहयोगी हमारे इस वक्त मौजूद है दिल्ली से मोहित राज दुबे, चंडीगढ़ से सचिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पहले मोहित का रुख करते हैं और जरा मोहित से जानते हैं, मोहित ये आला कमान के मन में क्या चल रहा है? भूपेश बघेल रिपोर्ट लेकर आ गए हैं और उधर पंजाब कांग्रेस के नेता चन्नी गुट वाले वो तो लगातार अब पोस्टर भी साझा कर दिया है दबाव बनाने के लिए। मोहित देखिए रुमाना, इसी पंजाब के घमासान का समाधान निकालने के लिए रिपोर्ट लेकर भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे हैं। रायपुर से उनको दिल्ली बुलाया गया और इस वक्त तो केसी वेणुगोपाल जो संगठन के महासचिव उनके आवास पर बैठक कर रहे हैं और बैठक में वो पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं कि 5 दिनों के दौरान जब वो पंजाब के भीतर थे तो क्या क्या हुआ, किन किन नेताओं से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात के दौरान क्या वहां से फीडबैक मिला। वही फीडबैक केसी वेणुगोपाल को आज दे रहे हैं। कोशिश यही है कि पंजाब के इस घमासान में कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। जिस तरीके से चन्नी गुट के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि राजा बरार जो है वो बर्दाश्त नहीं है, राजा बरार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है, यानी पार्टी इलाकामान के सामने ये कह सकते हैं कि एक चुनौती है कि वो बीच का रास्ता निकाले। लेकिन बीच का रास्ता किस रूप में होगा, किस तरीके से होगा? क्या राजा बरार को उनके पद से हटाया जाएगा, किसी दूसरे को वहां पे प्रधान बनाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से हमारे पास एक और खबर है कि कल राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल ने अपने जो है एक बड़ी बैठक दिल्ली के भीतर की थी और उस बैठक में जो फैसले पंजाब को लेकर लिए गए थे उसमें समीक्षा करने को लेकर बात बनी थी। यानी फिर से एक बार समीक्षा की जाएगी और बीच का रास्ता, यानी ये कहें कि सभी नेताओं को एकजुट करने को लेकर, एक रास्ता निकालने को लेकर बातचीत हुई थी। और आज जिस तरीके से भूपेश बघेल बाकायदा एक रिपोर्ट लेकर पहुंचे हैं, उस रिपोर्ट में सीधे तौर पर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक चन्नी ने जो बातें कही थी, यथावत जो बातें कही थी, वो बात वो पार्टी आलाकमान को जो है रिपोर्ट लेकर पहुंचे हुए बता रहे हैं कि चन्नी क्या मांग करते हैं, रंधावा क्या मांग करते हैं, राणा गुरजीत क्या चाहते हैं और बीच का रास्ता क्या हो सकता है। अब फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे को करना है, राहुल गांधी को करना है। लेकिन हमारे सूत्र भी बता रहे हैं कि भूपेश बघेल पर पार्टी आलाकमान को पूरा भरोसा है और जिस तरीके से भूपेश बघेल ने 5 दिनों के दौरान वहां पे बैठकें की और जिस तरीके से भूपेश बघेल ने कहा कि उनका असली मकसद पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनाना है। आप रहिए मेरे साथ में, लौटूंगी आपके पास। सचिन आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा दर्शकों को ये बताते चलें कि पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस में ये अंदरूनी कलह जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। बड़े और जिम्मेदार नेताओं में आपस में ही ये सियासी भिड़ंत की नौबत आ चुकी है। आज पंजाब को लेकर कांग्रेस आलाकमान की बैठक जो दिल्ली में हो रही है और कल भी बैठक हुई है। इस पे जिस तरीके से पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़िंग के बीच सियासी तनातनी चल रही है, उसी को लेकर पार्टी नेतृत्व गंभीर है। पिछले 1 हफ्ते से कांग्रेस की अंदरूनी कलह को दूर करने में जुटे पार्टी के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल वो भी नाकाम रहे। दरअसल राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता अब भूपेश बघेल के फीडबैक को लेकर चर्चा कर रहे हैं। बैठक के बाद कोई फैसला लिया जा सकता है, लेकिन पंजाब कांग्रेस में अभी के जो हालात हैं वो बेहतर नहीं दिख रहे।
दरअसल कांग्रेस आला कमान ने 1 जुलाई को अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष और चरणजीत सिंह चन्नी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया। चुनाव समितियों की घोषणा होने के साथ ही बगावत शुरू हो गई। पंजाब में 2 गुट बन गए। चरणजीत सिंह चन्नी के साथ सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा, शेर सिंह हुबाया जैसे बड़े नाम हैं, जबकि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के साथ पूर्व विधायक कुलबीर सिंह जीरा खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अब इसी कलह को सुलझाने के लिए कांग्रेस मंथन कर रही है ताकि चुनाव के समय पार्टी को नुकसान ना उठाना पड़े। सचिन का रुख करेंगे और जरा सचिन से ये जान लेते हैं। सचिन, आप मुझे बताइए कि वो रिपोर्ट लेकर भूपेश बघेल जो दिल्ली पहुंचे हुए हैं, सूत्र पंजाब में क्या बता रहे हैं? भूपेश बघेल की इस रिपोर्ट में क्या फीडबैक हो सकता है? सचिन जी देखिए, भूपेश बघेल जो रिपोर्ट लेकर गए हैं उसमें एक बात तो तय है कि चरणजीत सिंह चन्नी गुट द्वारा जो शक्ति प्रदर्शन किया गया था यहाँ राणा गुरजीत के घर पे, उसका जिक्र है, जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी गुट की तरफ से ये कोशिश की गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा प्रभाव वाले नेता जो हैं उस बैठक में पहुँचें भूपेश बघेल के साथ। तो दबाव की जो राजनीति है जो चरणजीत सिंह चन्नी गुट कर रहा है उसकी रिपोर्ट भूपेश बघेल देंगे, पर चरणजीत सिंह चन्नी गुट जो है दबाव कम नहीं कर रहा है। आज देखेंगे, आज चरणजीत सिंह चन्नी गुट के भरत भूषण आशू हैं, चाहे बरिंदर ढिल्लो हैं, अपने सोशल मीडिया पे पोस्टर शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी के साथ जो है सारा पंजाब है। ऐसा नारा जो है आम आदमी पार्टी ने 2017 में दिया था, जब उन्होंने कहा था केजरीवाल केजरीवाल सारा पंजाब तेरे नाल। अब चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थक बोल रहे हैं सारा पंजाब चन्नी नाल। तो एक तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी को कमांड देने की, पंजाब में जो है चेहरा बनाने की मांग जो है अब खुल्लम खुल्ला जो चरणजीत सिंह चन्नी गुट के नेता हैं वो सोशल मीडिया पे अपने पोस्ट के जरिए कर रहे हैं। अब देखना यह है कि पार्टी केंद्रीय नेतृत्व कैसे बैलेंस जो है करता है। हालांकि ऐसा नहीं है, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के साथ भी नेता हैं, और क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी गुट ने जो है अपना शक्ति प्रदर्शन किया था, उन्होंने पूरी ताकत लगाई थी अपना जो गुट है उसकी ताकत दिखाने की, पर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग गुट की तरफ से जो है वो वैसे ताकत नहीं लगाई गई थी। जबकि भूपेश बघेल जो है आते थे, छोटी छोटी बैठकें करते थे, किसी के घर ब्रेकफास्ट पे मिल रहे हैं, किसी के घर पे डिनर पे मिल रहे हैं, तो वैसा शक्ति प्रदर्शन नहीं किया था। पर एक बड़ी बगावत जो है अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के खिलाफ हुई है। पर अब केंद्रीय नेतृत्व तो कैसे इसको सुलझाता है, क्या बीच का रास्ता निकलता है, क्या राजा वड़िंग को हटाया जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। और क्योंकि चुनाव के लिए अब सिर्फ 8 महीने बचे हैं, 8 महीने से भी कम समय है, तो कांग्रेस को अपना कैंपेन जो है वो भी पंजाब में जो है वो स्टार्ट करना है। और इस तमाम जानकारी के लिए मोहित, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखना होगा कांग्रेस पंजाब में जिस कलह में फंसी हुई है, आखिरकार उससे निकलने का रास्ता क्या तलाशती है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। दरअसल लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, देहरादून में राहुल गांधी का 17 जुलाई को प्रस्तावित एक छात्रों की गूंज कार्यक्रम था, लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर परेड ग्राउंड में परमिशन ही नहीं मिली है, ये जानकारी सामने आ रही है। अब इसी बात पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। परेड ग्राउंड में कार्यक्रम की अनुमति रद्द होने और देर रात तक चले सियासी घटनाक्रम के बाद कांग्रेस ने कार्यक्रम का स्थल बदलने का फैसला कर लिया है। अब राहुल गांधी का कार्यक्रम बनू स्कूल मैदान में आयोजित किया जाएगा। बात यह है सिर्फ कि ये सरकार राहुल गांधी जी के मन की बात सुनकर जो छात्रों को राहुल गांधी जी ने सुनाई, उससे ये सरकार और पूरे देश की सरकार, केंद्र की सरकार डर गई है, हिल गई है। ये सरकार छात्रों पर सितम ढा रही है, ये सरकार आम जनता पर सितम ढा रही है। लेकिन ये सरकार याद रखे कि इतिहास निश्चित रूप में अपने को दोहराता है, और जिन सितमों को ये लोगों पर ढा रहे हैं उन सितमों से इनको भी गुजरना पड़ेगा। 30 जुलाई से उत्तर प्रदेश में शुरू होगी कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज की हैं। कावड़ यात्रा रूट पर होटल ढाबों में QR कोड लगाना अनिवार्य किया गया। खाने पीने की दुकानों के संचालकों को पहचान छिपाना महंगा पड़ सकता है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद है। क्या अपडेट मिल रहा है बलराम? बिल्कुल रोमाना, जिस तरीके से लखनऊ में कावड़ को लेकर के बैठक हुई, अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है कि कावड़ यात्रा को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, कावड़ियों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कावड़ यात्रा पर के दौरान जो रूट पर होटल हैं, ढाबे हैं, उनमें QR कोड लगाना अनिवार्य होगा, और साथ ही जो खाने पीने की दुकानें हैं इनके संचालकों के नाम स्पष्ट रूप से बाहर अंकित होंगे यानी लिखे होंगे। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए
जो भी पारदर्शिता है वो बढ़ती जाएगी। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहे। जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसके संचालन को लेकर के पहले ही ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया जाए ताकि कांवड़ियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से पिछले वर्ष हेलीकॉप्टर के द्वारा कांवड़ियों पर कुछ व्यवस्था की गई थी, इस बार भी इसका आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जिले संवेदनशील है, वहां पर प्रशासन को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो सीनियर अधिकारी हैं वे लगातार जो कांवड़ मार्ग है उस पर पेट्रोलिंग करते रहें और स्थिति का जायजा लेते रहें ताकि कांवड़ियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जगह जगह पर कैंप लगाया जाए, प्रशासन की तरफ से वहां पर सीनियर अधिकारी मॉनिटरिंग करें और जो कांवड़ मार्ग है उस पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएं ताकि हर स्थिति पर, हर एक मूवमेंट पर प्रशासन की पैनी नजर हो। यानी कुल मिला के यही कह सकते हैं कि कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से शुरू होगी, लेकिन इससे पहले प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है और सभी तैयारियों में जुट गया है जो निर्देश सरकार की तरफ से प्रशासन को दिए गए हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो चाहे वो नोएडा हो, चाहे ग्रेटर नोएडा हो, चाहे गाजियाबाद हो, मेरठ हो, बुलंदशहर हो, इसके अलावा जो मार्ग पड़ता है चाहे मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, इन जिलों में पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट है और जो निर्देश दिए गए हैं उस पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बार बार ये सवाल उठे रहे हैं कि जो कांवड़ मार्ग पर होटल पड़ते हैं, ढाबे पड़ते हैं, वहां पर QR कोड। बहुत धन्यवाद। खाड़ी देशों के जिन जिन मिलिट्री बेस से अमेरिका ईरान को मार रहा है उन अड्डों पर ईरान भी चुन चुनकर हमले कर रहा है, यानी ईरान ने फिर से खाड़ी देशों को युद्ध में बुरी तरीके से घसीट दिया है। ये नक्शा आ गया है, नक्शे पर मैं आपको बता देती हूँ ईरान के 8 टारगेट्स कहां पर हैं। ईरान ने जो टारगेट्स लिए हैं 8 खाड़ी देश, 8 अमेरिकी बेस, अमेरिका के 50,000 सैनिक यहाँ इन बेसिस पर तैनात हैं। तो कतर में जो अल अदीद एयरबेस है वहां पर हमला हुआ है। ये बहरीन आप देख रहे हैं, बहरीन में जो नेवल सपोर्ट एक्टिविटीज जो सैन्य बेस से अमेरिका करता है वहां पर हमला किया गया है। इसके अलावा आगे बढ़ाइए जरा, कुवैत का ये कैंप आरिफजान अल सलेम है, यहां पर हमला किया गया है कुवैत में। और साथ ही हमले और कहां हुए हैं ये देखिए आप, सऊदी अरब के अंदर प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो है यहां पर भी हमला किया गया। 8 खाड़ी देश हैं और वहां पर ये हमले किए गए हैं। यूएई में हमला हुआ है, यूएई में अल धफ्रा एयरबेस जो है वहां पर हमला हुआ है। ये वो एयरबेसेस हैं जहां पर अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। इसके अलावा इराक तक को दहलाया है ईरान ने, यहां पर अल असद जो इरबिल में एयरबेस है उस पर भी ईरान ने हमला किया है। तो ये हमले जो ईरान की तरफ से किए गए हैं 8 खाड़ी देश जहां पर अमेरिका के 50,000 सैनिक तैनात हैं, इन्हीं अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान ने हमले किए हैं। इन ठिकानों से अमेरिका के हर मिसाइल हमले का जवाब ईरान इन हमलों पर के जरिए दे रहा है। और कैसे दे रहा है? खैबर शिकन से लेकर नसर मिसाइल और शहीद ड्रोन से ईरान इन हमलों का जवाब दे रहा है। देर रात ठीक 1:30 बजे अमेरिका ईरान के बीच का युद्ध बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी कर दी है, यानी ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नो एंट्री नो एग्जिट। अमेरिका की कोशिश ईरान को उसी के हथियार से घेरने की है। ईरान के तेल और तेल के कारोबार पर ब्रेक लगाने के लिए ये नाकेबंदी की गई। टाइमिंग देखिए, एक तरफ रात 12:30 बजे अमेरिकी सेना के लड़ाकू विमान ईरान के सैन्य ठिकानों पर कहर बनकर टूटते हैं, और ठीक 60 मिनट बाद यानी कि रात के 1:30 बजे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फुल ब्लॉकेट लगा दिया। नाकेबंदी के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाकेबंदी पर स्थिति साफ की और सोशल मीडिया पर लिखा, हॉर्मुज ईरान को छोड़कर बाकी सभी जहाजों की आवाजाही के लिए खुला है। हम ईरान के बंदरगाहों से आने जाने वाले ईरानी कार्गो ले जाने वाले जहाजों पर पूर्ण नाकेबंदी लगा रहे हैं। यानी ये रोक केवल ईरान के बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों पर लागू होगी। बाकी दुनिया के जहाज जो ईरान से व्यापार नहीं कर रहे हैं वो इस हॉर्मुज से आ जा सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के दक्षिण की तरफ सभी बंदरगाहों पर नाकेबंदी कर दी है, जिसमें
बंदर अब्बास, चाबहार बंदरगाह, बंदर इमाम खमेनी, बुशहर बंदरगाह, केशमद्वीप बंदरगाह और असालुएह बंदरगाह शामिल है। इसका सबसे पहला और सीधा असर खार्क द्वीप, बंदर अब्बास और असालुएह पर पड़ेगा, क्योंकि ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था इन्हीं पर टिकी है, जिससे ईरान को रोजाना अरबों डॉलर का सीधा नुकसान होगा। ईरान की कमाई का सबसे बड़ा जरिया कच्चा तेल बेचना है। जब तेल के टैंकर बंदरगाहों से निकल ही नहीं पाएंगे तो ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप हो जाएगी। ईरान में बाहर से आने वाला अनाज, दवाइयां और औद्योगिक कच्चा माल बंद या बेहद सीमित हो जाएगा, जिससे देश के भीतर महंगाई और हाहाकार मचा सकती है। ईरान की मुद्रा रियाल क्रैश हो सकती है। ऐसे में अब ईरान चुप तो नहीं बैठेगा। ईरानी नेता लगातार ये कहते आ रहे हैं कि हॉर्मुज पर सिर्फ और सिर्फ ईरान का हक है, और किसी ने उसकी समुद्री सीमा में दखल देने की कोशिश की या उसके तेल निर्यात पर कोई भी आँच आई तो वो पूरी दुनिया के लिए इस रूट को बंद कर देगा। ईरान पहले भी धमकी दे चुका है कि अगर ईरान का तेल नहीं बिका तो हॉर्मुज से किसी और का तेल भी गुजरने नहीं दिया जाएगा। यानी अमेरिका ने नाकेबंदी का जो पासा फेंका है वो ईरान के लिए करो या मरो की स्थिति है। पेंटागन ने घेराबंदी करके ईरान का हौसला तोड़ने की कोशिश की है। ये कोशिश अमेरिका ने पहले भी की थी, लेकिन ईरान न झुका और न रुका। हाँ, ये जरूर है कि अमेरिका ईरान में हॉर्मुज को लेकर वर्चस्व की ये लड़ाई पूरी दुनिया के लिए एक बार फिर से बड़ा संकट लेकर आई है। अमेरिकी नाकेबंदी की वजह से ये लड़ाई और भीषण होती दिखाई दे रही है। और इस बीच अमेरिकी सेना ने देर रात ईरान में बड़ी सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया है। 7 घंटे तक बम बरसाए गए हैं और कहां ये बम बरसाए गए ये देखिए आप। दक्षिणी ईरान वाला ये जो इलाका है ये दहलोरान से लेकर आवाज में, केशम द्वीप पे, बंदर अब्बास, सिरिख, ये वो तमाम इलाके हैं जहां लगातार अमेरिका जो है वो हमले कर रहा है, ईरान को दहला रहा है। और एक बार फिर से चुन चुनकर इन्हीं तमाम ठिकानों पर अमेरिका ने ईरान में बमबारी की है। अमेरिकी बमबारी के बदले ईरान भी लगातार पलटवार कर रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान ने 3 अलग अलग देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस पर सीधे बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे हैं। और देखिए अमेरिकी ठिकानों पर ईरान का यह हमला, बहरीन को निशाना बनाया है। यहां शेख ईसा एयरफोर्स बेस को टारगेट पर लिया गया है बहरीन में। इसके अलावा इसी जगह पर यूएस एयरफोर्स के विमान, ड्रोन तैनात रहते हैं जहां पर ईरान ने हमला किया है। और बहरीन के अलावा ईरान ने कुवैत पर हमला किया है। कुवैत में अली सलेम बेस है जिसको टारगेट पर लिया गया है। यहां अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन्स जो हैं उन्हीं का लॉन्च पैड है कुवैत पे। इसके अलावा जॉर्डन को दहलाया है। जॉर्डन में दरअसल मुवफ़्फ़क़ जो सॉल्टी बेस है वहां पर अमेरिकी सैन्य अड्डा है। यहां पर तो अमेरिका के बड़े लड़ाकू विमान F-15, F-16, F-35 तैनात रहते हैं। उन्हीं को तबाह करने का ईरान दावा कर रहा है। अमेरिका का खुफिया लॉजिस्टिक्स बेस कहा जाता है जॉर्डन के इस मुफफ्फल सॉल्टी बेस को जहां पर ईरान ने हमले किए हैं। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अपने सभी हॉस्टल्स की मेस और कैंटीन में नॉनवेज बनाने और परोसने पर रोक लगाई है। हालांकि छात्र बाहर से नॉनवेज ऑर्डर कर सकते हैं। अब इस आदेश के बाद यूपी का जो चुनावी जायका है वो बिगड़ गया है। अब केजीएमयू के सभी 18 हॉस्टल की मेस और कैंटीन में छात्रों को नॉनवेज खाना नहीं मिलेगा। हॉस्टल में अब सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी भोजन ही परोसा जाएगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। ये व्यवस्था सख्ती से तुरंत लागू कर दी गई है। जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं और हर वैरायटीज़ के वेजिटेबल्स हैं, और इन लोगों को लंच में और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स वगैरह की भी व्यवस्था है। तो उस हिसाब से हम लोगों का ये है कि पूरी बैलेंस डाइट हो, वैरायटीज़ भी हो और बैलेंस न्यूट्रिशन हो। हालांकि छात्र अपनी पसंद के अनुसार बाहर से नॉनवेज खाना ऑर्डर कर सकेंगे या खुद बना सकेंगे। केजीएमयू के इस आदेश के बाद कुछ छात्रों ने इसे सही कहा, जबकि कुछ छात्रों का कहना है कि इस तरह की व्यवस्था सही नहीं है। सही है, नॉनवेज बंद हो जाएगा तो ठीक है। नहीं ठीक है, बट ये है कि अपने ऊपर भी अगर स्टूडेंट चाह रहे हैं खाना खाना तो एटलीस्ट एक सब्स्टिट्यूट होना चाहिए कि, और ये तो मेनू में डिसाइड होता है कि मतलब एक दिन नॉन वेज, ये मेनू में डिसाइड होता है, और नॉन वेज और वेज दोनों होता है। तो एटलीस्ट एक सब्स्टिट्यूट होना चाहिए जो अगर खाना चाह रहे हैं तो खा सकते हैं। वेजिटेरियन खाना पूरी तरह से मेस में रखना एक तरह से सही भी है। कुछ लोग जो कि नॉनवेज खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, क्योंकि मैं तो खाता नहीं हूँ,
तो उनको थोड़ी सी समस्या हो सकती है, लेकिन बात करें तो ऑप्शन बहुत सारे हैं। इस आदेश के बाद यूपी में सियासत भी तेज हो गई है। विपक्षी दल जहां इसे लेकर निशाना साध रहे हैं, वहीं बीजेपी इसे सही कदम बता रही है। केजीएमयू में बहुत सारे फैकल्टी बुनियादी दवाओं के अभाव में बंद हैं, बहुत सारे डॉक्टर नहीं, उनकी नियुक्ति तो कर नहीं सकते। तो इस तरह के भारत में एक आंकड़ा आया है, आपसे बता दें कि 85% लोग नॉनवेज खाते हैं। तो आप कैसे ये कह सकते हैं? अभी हमारे डॉक्टर्स तो ये कहते हैं कि सबसे बड़ा जो प्रोटीन का सोर्स है वो मीट और अंडा है। तो कैसे आप इस तरह के निर्णय ले सकते हैं? इस तरह का जो निर्णय है वो निश्चित रूप से विभाजनकारी है, अपने नागरिकों के बीच में भेद करने वाला है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी के ऊपर कुछ थोपने का काम नहीं करती है। खान पान व्यक्ति का निजी मामला होता है, लेकिन ऐसे स्थानों पर जहां पर कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों लोग आते हैं तो सबकी भावनाओं का ख्याल करना चाहिए। कॉलेज हो, परिसर हो, मंदिर हो, इन सब जगहों पर कुछ न कुछ मुझे लगता है कि नियम कानून होने चाहिए। साफ है केजीएमयू में नॉनवेज बंद करने को लेकर दो धड़े हो गए हैं। यूपी में चुनावी माहौल को देखते हुए अब इस पर बहस होनी तय है। तो उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज लखनऊ में होनी है। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्य समिति की बैठक में संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान और उत्तर प्रदेश में पार्टी की आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर चर्चा होने की संभावना है। एलजेपी के यूपी प्रभारी अरुण भारती कह रहे हैं कि उनकी पार्टी यूपी में संगठन विस्तार के साथ साथ सभी वर्गों को जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। तौर पर कार्य करने के लिए आगे पार्टी की क्या दशा और दिशा होनी चाहिए, इसके लिए जो पदाधिकारी है उनके साथ बैठ करके उन सारे मसलों पर सहमति बनती है। और ये चूंकि एक ऐसा गोपनीय बैठक होती है जिसमें पार्टी के सारे एजेंडों को रखा जाता है और इसी एजेंडे के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष पार्टी की आगे की भविष्य की हम लोग मार्गदर्शन के इसमें हम लोग अपनी दिशा और दशा तय करते हैं। 30 जुलाई से उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इसी को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। कांवड़ यात्रा रूट पर होटल्स और ढाबों में QR कोड लगाना अनिवार्य किया गया है। खाने पीने की दुकानों के संचालकों को पहचान छिपाना महंगा पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। केरलम के कासरगोड में एक कार वाला धोखा खा गया। कार वाला खाली सड़क देखकर ज्यादा तेज स्पीड में था, लेकिन वो रफ्तार पर काबू नहीं कर पाया और कार पलट गई। ये टक्कर इतनी तेज थी, खंबे के ऊपर तारों में चिंगारी निकलने लगी। राहत की बात यह रही कि बेकाबू कार के सामने कोई राहगीर या दूसरी गाड़ी नहीं थी, नहीं तो परखच्चे उड़ सकते थे। भयंकर हादसे के बाद सड़क पर चीत्कार मच गई। सड़क पर मदद के लिए एक आदमी दौड़ा आया। कार में एयरबैग की वजह से कार चलाने वाले की जान बच सकी। स्पीड इतनी तेज थी कि ड्राइवर का कार पर कंट्रोल नहीं रहा। टक्कर इतनी तेज थी कि खंबे के ऊपर तारों में चिंगारियां निकलने लगी। वो तो अच्छा था कि बेकाबू कार के सामने कोई राहगीर या फिर दूसरी गाड़ी नहीं थी, नहीं तो उसके भी परखच्चे उड़ जाते। भयंकर हादसे के बाद सड़क पर चीत्कार मच गई। सड़क पर मदद के लिए एक आदमी दौड़ा आया। केरल के कासरगोड के इस हादसे से सबक लेना चाहिए कि गाड़ी तेज रफ्तार में ना चले, क्योंकि ये जानलेवा साबित हो सकता है। बिहार में इन दिनों पर्यटन मंत्री के VIP पोते की चर्चा खूब हो रही है, जो अपने दादा के प्रोटोकॉल का फायदा उठाकर सोशल मीडिया पर जमकर रौब झाड़ रहा है। रौब वाले वीडियो बनाकर भोकाल बना रहा है। मैं बात कर रही हूं बिहार के पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के पोते आदित्य की, जो दादा की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों के साथ रील बनाता है। दादा के काफिले में लगी स्क्वाड की गाड़ियों के साथ वीडियो बनाता है और सोशल मीडिया पर अपना रौब दिखाता है। जिसके बाद सवाल है, आखिर जनता की कमाई से मिलने वाली सरकारी सुविधाओं का इस तरह का ये दुरुपयोग क्यों? क्या ये सुविधाएं मंत्री को मिली हैं या उनके परिवार के लोगों को मिली हैं? और ये मंत्री के परिवार के लोग जो हैं वो इस तरीके की सुविधाओं की ये दिखावेबाजी क्यों कर रहे हैं? मुझे इसकी जानकारी नहीं है कौन पोता बना रहा है,
अभी राज गुप्ता उनका नाम है, रील काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे उनके रील है। अभी राज है, छोटा बच्चा अपना बना रहा है, उसको आजकल तो रील बनाने का लोगों का ही है। कोई ऐसा नहीं है कि सरकार का कुछ सुविधा ले रहा है। वो बच्चा है, मोबाइल पर अपना उसको लगता होगा दादा का फोटो को शेयर करना तो कर रहा होगा, ऐसे मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो गजब हाल है। केंद्रीय मंत्री हैं, सरकारी सुविधाएं इनको मिली हुई हैं, इनकी सरकारी सुविधाओं का किस तरीके से इन्हीं का पोता दुरुपयोग कर रहा है, कह रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है। मुस्कुराकर जवाब दे रहे हैं, जैसे बहुत ही छोटी सी बात है, उसको टाल दिया जाए, इग्नोर कर दिया जाए। लेकिन पर्यटन मंत्री अब विपक्ष के निशाने पर हैं। आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस सरकार में नैतिकता नाम की कोई चीज ही नहीं है। सत्ता का दुरुपयोग है कि एक मंत्री केदार जी, उनका पोता बस कोट लेकर चले, रील बनाए, गाड़ियों का एक लंबा स्कॉट दिखाए, अपना आभा का प्रदर्शन करे, तो सत्ता प्रतिष्ठान को संज्ञान लेना चाहिए ना। लेकिन अब नैतिकता तो रही नहीं, सरकार चुपचाप बैठी है, दुरुपयोग करने के लिए छोड़ दिया है। उधर राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने पहुंची एक महिला अभ्यर्थी का अंदाज इन दिनों चर्चा का विषय बन गया है। परीक्षा केंद्र पर यह महिला अभ्यर्थी पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में नजर आई है। घूंघट की ओट में संस्कृति की परीक्षा दी है। मॉडर्न जमाने में अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा के साथ दिखी इस महिला का अंदाज आकर्षण का केंद्र बन गया। और अब बात महाराष्ट्र के नासिक में परिवार पर हुए उस हमले की जिसने सबको झकझोर दिया है। इस हमले से जुड़ा एक और चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। महाराष्ट्र में पर्यटकों पर हमले का ये नया वीडियो है। नासिक में पर्यटक परिवार पर हमले का ये वीडियो, पर्यटकों की गाड़ी का पीछा कर रहे थे ये हमलावर। मुंबई आगरा हाईवे पर चलती कार पर इन लोगों ने हमला किया। पर्यटकों की गाड़ी पर ये लटक गया था हमलावर। सीएम देवेंद्र फडणवीस की सख्ती के बाद इस मामले में 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कर दे सब मैटर, तो तुम लोग उतर जाओ। तो फिर मेरी मम्मी और चाची उतरने गए तो सामने से 5-6 लड़के भाग के आए एकदम से। उसकी वजह से हम डर के वापस पप्पा ने कैसे तो भी गाड़ी चालू की, हम लोग वहां से भाग गए और जो हम लोग भाग गए डायरेक्ट सीधा अंबल पुलिस स्टेशन। वही मामला सामने आने के बाद बीजेपी विधायक देवयानी फरांडे ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने दोषियों को 24 घंटे के भीतर ही जेल भेज दिया। नासिक के सामने आई यह घटना सवालों के घेरे में। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर लोग परिवार के साथ सरेआम हुई ज्यादती से बेहद गुस्से में दिख रहे हैं। वहीं बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। नेपाल के तराई इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। पानी के बहाव को देखते हुए पश्चिमी चंपारण जिले के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा है। प्रशासन को अलर्ट मोड में रहने का आदेश है। नदी किनारे बसे लोगों को भी अलर्ट किया गया। बाढ़ की स्थिति देखते हुए प्रशासन किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।